Very good morning to all of you. So in third lecture we have discussed about the stress concentration. ठीक है, वहाँ हम स्टडी कर चुके हैं. तो डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोड ये हम लोग अभी स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, तो जैसे कोई मैकेनिकल कंपोनेंट है उसमें लोड जो है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है तो उसको लोग कौन सा लोड बोलते हैं? स्टैटिक लोड बोलते हैं. और अगर वो कंपोनेंट में कोई इरेगुलरिटीज आ गया है, ठीक है, तो स्ट्रेस कैसे वहाँ पे इंक्रीज होता है ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं. मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये है आपका जो टॉपिक है डिजाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड. ठीक है, तो अब जो नेचर है लोड का वो यहाँ पे स्टैटिक नहीं रहेगा. तो स्टैटिक नहीं मींस आपका लोड क्या होगा, वेरी करेगा टाइम के साथ. सपोज कोई कंपोनेंट है, आप इसमें जो लोड है स्टार्टिंग करते हैं 50 से, तो ये 50 से 150 जा रहा है. ठीक है, तो लोड आपका एक मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू रीच करेगा. ठीक है, या तो वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा. तो उस लोड को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग लोड. मींस द लोड इज नॉट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट विल वेरी. ये टाइम के साथ क्या करेगा, लोड क्या करेगा, वेरी करेगा. उस लोड को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग लोड. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं फेलियर होता है, फटीग फेलियर. तो ये जो फटीग फेलियर होते हैं फ्लक्चुएटिंग लोड के कारण होता है. ठीक है, डेफिनेशन क्या आते हैं यहाँ पे इसके. तो फटीग फेलियर क्या होता है आपका? फटीग फेलियर इज डिफाइंड एज द टाइम डिलेड फ्रैक्चर अंडर साइक्लिक लोडिंग. साइक्लिक लोडिंग मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ लोड विल वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कांस्टेंट नहीं रहेगा. सिंपल सा बेस्ट एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ. जैसे एक आपका एक वायर है, ठीक है, अब आप एक वायर ले रहे हैं, आपको इस वायर को ब्रेक करना है, तोड़ना है, सेंटर से तोड़ना है सपोज. ठीक है, आप क्या करेंगे इस वायर को? पहले आप इसको बेंड करेंगे. ठीक है, तो जैसे आप बेंड किए, सपोज दो पॉइंट मैंने कंसीडर किया, एक टॉप पे एक पॉइंट किया है और एक बॉटम पे एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दिया है. ठीक है, आप इसको ऐसा बेंडिंग किए यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस आएगा? टेंसाइल. यहाँ कौन सा आएगा आपका? कंप्रेसिव. अब आप इसको अनबेंडिंग कर दो. ठीक है, रिवर्स कर दो, यहाँ पे रिवर्स बेंडिंग. तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट ए था अब इसमें आपका क्या हो जाएगा? कंप्रेशन. और पॉइंट बी पे आपका क्या हो जाएगा? टेंशन. ठीक है, तो कंटीन्यूअस आप बेंडिंग अनबेंडिंग बेंडिंग अनबेंडिंग करेंगे. तो यहाँ जो नेचर है स्ट्रेस का, टेंसाइल टू कंप्रेसिव और कंप्रेसिव टू टेंसाइल, तो पहले टेंसाइल आ रहा था पॉइंट ए पे, अब वो किस में आ चुका है? यहाँ पे कंप्रेसिव पे आ चुका है. तो जो स्ट्रेस है वो क्या कर रहा है यहाँ पे? आपका वेरी कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ जो फेलियर होगा, अब ये क्या आसानी से टूट जाएगा आपका. ठीक है, तो यहाँ जो फेलियर होगा इस वायर में, ठीक है, उस फेलियर को हम लोग क्या करें? फटीग फेलियर. और ये क्यों है? ड्यू टू द बेंडिंग एंड अनबेंडिंग. आप बेंडिंग कर रहे हैं, वापस से अनबेंडिंग कर रहे हैं, इसके कारण आपको ये मैकेनिकल कंपोनेंट में जो भी वायर का फेलियर होता है. ठीक है, तो इसके अदर एग्जांपल्स है जो हमने ट्रांसमिशन शाफ्ट जो होता है ऑटोमोबाइल में, जो शाफ्ट होता है जो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है, वहां भी बेंडिंग वगैरह होता है. ठीक है, कनेक्टिंग रॉड हो गया, गियर्स हो गया. ठीक है, और व्हीकल सस्पेंशन स्प्रिंग्स. ठीक है, यहाँ पे बेंडिंग आता है. तो मैक्सिमम जो केसेस हैं ऑटोमोबाइल के या मैकेनिकल कंपोनेंट्स में, वहां जो फेलियर होता है 80% मैकेनिकल कंपोनेंट में वो फेलियर होता है फटीग फेलियर. ठीक है, मतलब वहां क्या रहेगा, जो भी लोड है, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्रैक्स जनरली ऑकर्स इन रीजन ऑफ, ये तो हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, फेलियर कहाँ पे ज्यादा होता है? जहाँ पे आपका कीवेज है, ठीक है, जहाँ पे होल्स है, ठीक है, जहाँ पे मैकेनिकल कंपोनेंट में इरेगुलरिटीज है, या यहाँ पे स्क्रैच है, ठीक है, या ब्लो होल है, तो यहाँ पे फेलियर का चांस ज्यादा होता है, या स्ट्रेस कंसंट्रेशन के कारण होता है फेलियर यहाँ पे. तो अभी मैं हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं डिजाइन अगेंस्ट द फ्लक्चुएटिंग लोड. ठीक है, अब यहाँ हम लोग फर्स्ट यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस. सिंपल सा है, फ्लक्चुएटिंग लोड के कारण जो स्ट्रेस आएगा उसको हम लोग कौन सा स्ट्रेस बोलेंगे? फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस बोलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे साइड में आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हियर एक्सटर्नल फोर्स वेरी इन, वही फ्लक्चुएटिंग लोड के बारे में बता रहा है. एक्सटर्नल फोर्स वेरी इन मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड द फ्लक्चुएटिंग लोड and stresses induced due to this load are known as the fluctuating stress. ठीक है, वही मैंने भी आपको बताया 80% जो है फेलियर है वो किसके कारण होता है? यहाँ पे ड्यू टू फटीग फेलियर. अब ये जो स्ट्रेस है इसको वैसे साइक्लिक स्ट्रेस बोलते हैं. ठीक है, तो साइक्लिक स्ट्रेस को हम लोग क्लासिफाई किए हैं, तीन होता है. फर्स्ट होता है फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, सेकंड होता है रिपीटेड स्ट्रेस, एंड थर्ड होता है रिवर्स्ड स्ट्रेस. इसको समझेंगे
स्ट्रेस वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट आपका यहाँ पे जो आता है, ठीक है, ये जो आपका स्ट्रेस है इसको हम लोग बोले फ्लक्चुएटिंग और अल्टरनेटिंग स्ट्रेस। ये एक सिंपल सा है। सबसे पहले हम लोग अलाउ y एक्सिस यहाँ पे स्ट्रेस को प्लॉट कर रहे हैं एंड अलाउ x एक्सिस यहाँ पर टाइम किया हुआ है, ठीक है। और जो हम लोग नेचर लिए हैं, जो स्ट्रेस का जो वेरिएशन हो रहा है उसको एज्यूम किए। कौन सा एज्यूम आप ये कौन सा कर रहे हैं? साइन कर रहे हैं। तो साइनसॉइडल वेव में आपका क्या हो रहा है? स्ट्रेस वेरी कर रहा है। लोड वेरी करेगा तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेस आपका वेरी करेगा, वही चीज है, ठीक है। यहाँ पे ये एक रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन मतलब यहाँ जो स्ट्रेस आ रहा है, सपोज आप इसमें पे मान लो कि ये जो स्ट्रेस है, क्योंकि ये लाइन के ऊपर है तो इसको पॉजिटिव मान रहा है, ये आपका जो स्ट्रेस है इसको ले लेते हैं 50 न्यूटन पर mm²। तो ये जो मिनिमम स्ट्रेस है, ठीक है, सपोज ड्यू टू द साइक्लिक लोडिंग जो स्ट्रेस आ रहा है वो कितना हो गया? 50 न्यूटन पर mm², क्लियर। और जो ये आपका मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है, ये देखो ये रेफरेंस लाइन यहाँ पे ना, तो ये रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये मिनिमम स्ट्रेस हो गया 50 और ये जो मैक्सिमम है आप इसको एज्यूम कर लो, अभी इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है वैल्यू तो, ठीक है, आप इसको एज्यूम कर लो। ये जो आपका वैल्यू आ रहा है ये हो गया आपका सपोज 150 न्यूटन पर mm²। तो ये आपको क्या मैक्सिमम स्ट्रेस हो गया आपका यहाँ पे 150 न्यूटन पर mm², क्लियर है। तो आपको यहाँ पे मिनिमम स्ट्रेस है मैक्सिमम, तो एक मिनिमम वैल्यू से एक मैक्सिमम वैल्यू पे अगर ये आपको वेरी करेगा स्ट्रेस, ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस है उसको इसका नेचर को क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग और अल्टरनेटिंग स्ट्रेस, ठीक है। अब इसमें ऐसा है कि आपका ये -50 टू -52 प्लस 150 भी हो सकता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक टेंसाइल हो दूसरा टेंसाइल हो सकता है आपका, ठीक है, ये कंप्रेसिव हो ये टेंसाइल हो सकता है, ये टेंसाइल हो ये कंप्रेसिव हो सकता है, और दोनों का दोनों अपने पे कंप्रेसिव हो सकता है, क्लियर है। तो ये स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे? फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। अब इसमें दो चीज और यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मुझे निकालना है मीन स्ट्रेस निकालना है। अभी एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे मिनिमम स्ट्रेस इज 50, मैक्सिमम स्ट्रेस इज 150। तो इसका जो एवरेज होगा, जो एवरेज आएगा, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मीन स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है, एवरेज ऑफ मीन स्ट्रेस। ये कितना आ जाएगा? सिग्मा मिनिमम प्लस सिग्मा मैक्सिमम बाय 2। ये फार्मूला आपने यहाँ दिया हुआ है मीन स्ट्रेस का, सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम बाय 2। आप वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो गया? 150 प्लस 50 200/2, दैट मींस कितना हो गया यहाँ पे? 100 न्यूटन पर mm²। मतलब आपको यहाँ पे मीन वैल्यू भी मिल रहा है 100 न्यूटन पर mm², ठीक है। तो देखो यहाँ से आप 100 पे अगर जाएंगे ये वाला, ये कितना पूरा पे 100 न्यूटन पर mm², ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पे दिया हुआ है, ये तो सिग्मा m हो गया। सेकंड जो है आपका सिग्मा a, ठीक है। अब ये जो सिग्मा a है वो क्या बता रहा है आपका? मैक्सिमम माइनस मिनिमम बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से आप मैक्स माइनस मिनिमम कर दिए तो आपको ये वाला वैल्यू मिलेगा 150 माइनस 50, दैट मींस 100/2 मींस 50, ठीक है। तो ये अगेन आपने दिया हुआ है सिग्मा a, इसको बोलते हैं स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये दो चीज यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपका हो गया फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पे क्या करते हैं? सपोज हम लोग ये जो मिनिमम स्ट्रेस है इसको 0 कर देते हैं, ठीक है ना। सेकंड केस है मिनिमम स्ट्रेस को अगर हम 0 कर देते हैं, तो अब जो स्ट्रेस है वो 0 के रेस्पेक्ट में आपका यहाँ पे क्या करेगा? वेरी करेगा, ऐसा, ठीक है, ये ऐसा। तो ये जो स्ट्रेस आएगा, ठीक है, जहां पे मिनिमम कितना आपका आ गया? 0 आ गया, ठीक है। मतलब एक ही वैल्यू रहेगा, 0 से 150 आपका वेरी करेगा स्ट्रेस, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेस आएगा उसको बोलेंगे रिपीटेड स्ट्रेस। इसको हम क्या बोलेंगे? रिपीटेड स्ट्रेस। तो इसमें रिपीटेड में क्या कंडीशन आना चाहिए? सिग्मा मिनिमम इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका रिपीटेड स्ट्रेस है। यहाँ हम लोग क्या कर दिए? सिग्मा मिनिमम कितना कर दिए? यहाँ पे 0 कर दिए, और इसके रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बस है, ठीक है। बाकी सिग्मा m निकालना है आपको, फॉर्मूला सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम बाय 2, एंड स्ट्रेस एम्पलीट्यूड निकालना है, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम बाय 2, वही सेम फॉर्मूला है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? रिपीटेड स्ट्रेस। अब मूविंग टू लास्ट स्ट्रेस, ठीक है। ये आपका है रिवर्स्ड स्ट्रेस।
सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, मिनिमम स्ट्रेस जो है -50 न्यूटन पर एम स्क्वायर एंड मैक्सिमम स्ट्रेस जो आ रहा है यहाँ पे यहाँ पर है +150 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो एक है कंप्रेसिव, दूसरा है टेंसाइल, बट द मैग्नीट्यूड शुड बी सेम। एक +50 से -50 जा रहा है, तो ये जो स्ट्रेस है उसको बोलते हैं रिवर्स्ड स्ट्रेस। इसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स्ड स्ट्रेसेस। ठीक है, देखो ये -2 प्लस बट द मैग्नीट्यूड इज सेम। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आपका -50 और ये क्या आपको यहाँ पे +50। तो इस कंडीशन में सिग्मा मिनिमम कितना आएगा? ये सॉरी सिग्मा जो m है मीन कितना आ जाएगा? मीन क्या होता है? सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम बाय 2, तो मीन कितना होगा? 0। तो ये स्पेशल केस है आपका 2। ठीक है, इसको हम कौन सा स्ट्रेस बोलते हैं? रिवर्स्ड स्ट्रेस। तो हमने 3 स्ट्रेस देखा, कौन सा? फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, देन आपका हो गया रिपीटेड स्ट्रेस एंड द रिवर्स्ड स्ट्रेस। इसको कंप्लीटली रिवर्स्ड स्ट्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है, अभी मैंने आपको वायर का बेंडिंग एंड अनबेंडिंग बताया ना। ठीक है, जैसे उसको बेंड किए तो ए पॉइंट पे टेंसाइल है, अनबेंड किए तो कंप्रेशन है, तो वो जो स्ट्रेस आ रहा है वो कौन सा हो गया? कंप्लीटली रिवर्स्ड स्ट्रेस। अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे एंड्योरेंस और फटीग लिमिट। जैसे कि अगर हम 2 लोड पढ़ रहे हैं, फर्स्ट स्टैटिक लोड जो कि हमारा हो चुका था, कंप्लीट हो गया है। स्टैटिक लोड में हम लोग कौन सा मटेरियल लेते हैं? 2 मटेरियल लेते हैं। फर्स्ट कौन सा? डक्टाइल मटेरियल, सेकंड वन इज द ब्रिटल मटेरियल। तो डक्टाइल में जो फेलियर होता है आपका, कौन सा मटेरियल में? डक्टाइल में जो फेलियर होता है, ठीक है, इस पॉइंट पे आपको होता है यील्ड पॉइंट पे होता है। ठीक है, और जो ब्रिटल में जो फेलियर होता है, ब्रिटल में कौन सा पॉइंट पे फेलियर होता है? अल्टीमेट पॉइंट पे फेलियर होता है। ठीक है, वैसे ही जब आप फ्लक्चुएटिंग लोड को पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये यील्ड और अल्टीमेट पे नहीं जाएंगे। ठीक है, ये हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे? स्टैटिक लोड में यूज करेंगे। डक्टाइल में एक लिमिट आता है, ठीक है, उस लिमिट के बाद फटीग लोडिंग में एक लिमिट आएगा। ठीक है, उस लिमिट में हम लोग फेलियर को मानते हैं। ठीक है, तो वो जो लिमिट है उस लिमिट को हम क्या बोलते हैं? एंड्योरेंस लिमिट। ठीक है, और ये जो एंड्योरेंस लिमिट है किस लोड के लिए आएगा? फ्लक्चुएटिंग लोड। ठीक है, तो एंड्योरेंस लिमिट होता क्या है आपको देखेंगे, और इसका जो मैग्नीट्यूड है एक्सपेरिमेंट से जो पाया गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंड्योरेंस स्ट्रेस, ठीक है, और लिमिट इज लेस देन एज कंपेयर टू यील्ड स्ट्रेस। यील्ड इससे भी कम आता है। तो देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। यहाँ ध्यान देंगे, इसमें जो लोड है वो कैसा आ रहा है आपका? फ्लक्चुएटिंग आ रहा है। स्ट्रेस कौन सा आएगा? फ्लक्चुएटिंग आएगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट से आपका पाया गया है, ठीक है, इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस इट फेल्स, ठीक है, इट फेल्स एट स्ट्रेस बिलो द यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। ठीक है, such type of failure of material is known as the fatigue failure। ये तो फटीग ने आपको बता दिया हमें। ठीक है, अब ये होता क्या है? फटीग और एंड्योरेंस लिमिट। एंड्योरेंस लिमिट का मतलब है एक स्ट्रेस आएगा। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है? ये स्ट्रेस है, और इस स्ट्रेस में मटेरियल पर हमें क्या होता है? आपका मटेरियल फेल होता है। ठीक है ना, एंड्योरेंस लिमिट क्या है? स्ट्रेस का एक वैल्यू है। ठीक है, और इस वैल्यू पे आपका क्या होगा? मटेरियल फेल होगा अंडर द एक्शन ऑफ विच लोड? अंडर द एक्शन ऑफ द फ्लक्चुएटिंग लोड। तो फ्लक्चुएटिंग लोड में एक स्ट्रेस आएगा, उस स्ट्रेस में मटेरियल फेल होगा, उस लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्योरेंस और फटीग लिमिट। तो ये फटीग लिमिट है क्या? डेफिनेशन देखेंगे इसका। द फटीग और एंड्योरेंस लिमिट ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम amplitude of completely reversed stress that the standard specimen can sustain for infinite number of cycle। ठीक है, 10⁻⁶ cycle without fatigue failure। ठीक है, देखो इसको समझाने के लिए आपको मैं एक आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है आपको? एंड्योरेंस लिमिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, एंड्योरेंस लिमिट कैलकुलेट करना है,
और हम लोग जो मटेरियल यहाँ ले रहे हैं स्टील ले रहे हैं, ठीक है। और स्टील कौन सा मटेरियल आपका है? फेरस मटेरियल होता है आपका, स्टील फेरस मटेरियल यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो मेथड है उसको बोलते हैं रोटेटिंग बीम मेथड, ठीक है। तो ये आपका एक फटीग टेस्टिंग मशीन है और इस फटीग टेस्टिंग मशीन में हम लोग एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन यहाँ पे लिखे, ठीक है। वो स्पेसिमेन किसका बना हुआ है? स्टील का। स्टैंडर्ड स्पेसिमेन किसका बना हुआ है? यहाँ पे स्टील का। इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वेट अप्लाई कर रहे हैं। तो ड्यू टू वेट व्हाट विल हैपन? वेट अगर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो स्पेसिमेन है वो बेंड होगा, बेंडिंग मोमेंट आएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इस स्पेसिमेन में, ठीक है, इस स्पेसिमेन को हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका इसका स्टैंडर्ड साइज दिया हुआ है स्पेसिमेन का और इट इज सब्जेक्ट टू बेंडिंग मोमेंट। ये बेंडिंग मोमेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि आप उसमें वेट को कनेक्ट कर रहे हैं, किसमें? रोटेटिंग बीम मशीन में। आपका जो फटीग टेस्टिंग मशीन होता है उसको हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, सपोज आप यहाँ पे ये पॉइंट लिए, पॉइंट का फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे A1 हो गया, ठीक है। ये एक्चुअली में एक शाफ्ट है जो स्टील का है, शाफ्ट इज रोटेटिंग एज वेल एज द लोड इज आल्सो एक्टिंग। तो एक तो क्या होगा, रोटेट हो रहा है और साथ में आपका लोड लगा हुआ है, तो ये बेंड होगा। बेंड होगा तो कौन सा मूवमेंट आपका आएगा? बेंडिंग मूवमेंट। और बेंडिंग मूवमेंट के कारण कौन सा स्ट्रेस आएगा? बेंडिंग स्ट्रेस। तो हम लोग ये शाफ्ट में दो पॉइंट यहाँ पे सपोज ये वाला पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया, ठीक है। एंड ये आपका रोटेट हो रहा है, ये सपोज ये आपका रोटेट हो गया, ये ऊपर आया, ठीक है। तो जैसे ही ऊपर आया, ठीक है, ये बेंडिंग आपका ऐसा दिखा रहा है ना, ये बेंडिंग डायरेक्शन आपका ऐसा है, ठीक है। तो इट विल बेंड लाइक दिस, ये ऐसा। तो जो भी टॉप में आएगा, ठीक है, टॉप में क्या मिलेगा? टेंशन, और बॉटम में क्या मिलेगा? कंप्रेशन मिलेगा। तो जब पॉइंट A2 पे आएगा, ये वाला पॉइंट घूम के, ठीक है, 90 डिग्री जैसे घुमा, ये पॉइंट A1 90 डिग्री घुमा, यहाँ क्या मिलेगा? टेंशन। वापस से जब ये A3 पे आएगा क्या मिलेगा? स्ट्रेस, 0 मिलेगा, ठीक है। वापस से जब पॉइंट आपका ये A4 पे आएगा तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? कंप्रेशन। तो ये हो क्या रहा है आपका? ड्यू टू द बेंडिंग टेंसाइल टू कंप्रेसिव, मैक्सिमम टेंसाइल टू मैक्सिमम कंप्रेसिव, आपका स्ट्रेस यहाँ पे क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है। तो ये कौन सा स्ट्रेस है? कंप्लीटली रिवर्स्ड स्ट्रेस। कौन सा मटेरियल आपका यहाँ पे? ये आपका स्टैंडर्ड मटेरियल हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसको टेस्ट करना है, ठीक है। टेस्ट करने पे ये आप इसको यहाँ जैसे मैं प्लॉट करके दिखा रहा हूँ, स्ट्रेस वर्सेस टाइम, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब A1 पोजीशन पे है, स्ट्रेस 0, 90 डिग्री पे गया आपका, स्ट्रेस विल मैक्सिमम, अगेन A3 पोजीशन, स्ट्रेस 0, देन A4 पोजीशन, स्ट्रेस मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो ये वन साइकिल के लिए, ये आपका वन साइकिल के लिए आपका स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आपका, ठीक है। तो प्लस से माइनस जा रहा है, मतलब कौन सा स्ट्रेस आपका हो गया? कंप्लीटली रिवर्स्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो इस आपका टेस्टिंग मशीन में, फटीग टेस्टिंग मशीन में ये स्पेसिमेन को आप कौन सा स्ट्रेस यहाँ पे दे रहे हैं? कंप्लीटली रिवर्स्ड स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है। अब आपको इसको n नंबर ऑफ साइकिल, इनफाइनाइट साइकिल, तो यहाँ पे इनफाइनाइट साइकिल, ये आपका वन साइकिल हो गया, यहाँ पे वन साइकिल हो गया। आपको ये मशीन को रोकना नहीं है, आप इसको इनफाइनाइट साइकिल को इनफाइनाइट तो नहीं जा सकते हम यहाँ पे, तो 10⁻6 जो साइकिल होता है इसको यहाँ पे इनफाइनाइट कंसीडर किया है। 10⁻6 जो साइकिल है उसको हम लोग वहाँ पे इनफाइनाइट कंसीडर किया है, ठीक है। अब इस मटेरियल को क्या करेंगे? हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट 10⁻6 तक आप इसको क्या करना है? इसको आपको रोटेट करना है, इस स्पेसिमेन को, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप डेफिनेशन, आपको ये समझना है endurance limit क्या होता है। Endurance limit of a material is defined as the maximum amplitude of completely reversed stress that the standard specimen can sustain for infinite number of cycles without fatigue failure, ठीक है। तो विदाउट फटीग फेलियर जितना स्ट्रेस आ रहा है मैक्सिमम, ठीक है ना, वही स्ट्रेस क्या रहेगा आपको उसमें? एंड्योरेंस लिमिट। तो जैसे स्टैटिक में क्या होता था आपका? स्टैटिक में हम लोग अल्टीमेट पॉइंट लेते हैं या यील्ड पॉइंट लेते हैं, वैसे हम लोग क्या करेंगे? जहां पे फटीग फेलियर होगा वहां हम लोग कौन सा लिमिट लेंगे? एंड्योरेंस लिमिट और फटीग लिमिट लेंगे, ठीक है। अब ये देखो कि यहाँ पे दो टर्म यहाँ पे यूज किया है, एक तो लिमिट बोला है, तो एंड्योरेंस लिमिट अगर बोला तो ये स्ट्रेस के बारे में बता रहा है, इसको एंड्योरेंस स्ट्रेस बोलते हैं। और दूसरा यहाँ पे क्या बता रहा है? फटीग लाइफ बता रहा है, ठीक है। तो लाइफ मतलब
फ्रैक्चर होने से पहले, ठीक है ना। जैसे 10⁻6 साइकिल के बाद वो फ्रैक्चर हो रहा है, तो 10⁻6 जो साइकिल है, जो नंबर है, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइफ बोलेंगे। फटीग लाइफ मतलब डिफाइंड एज द नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल that the standard specimen can complete during the test before the appearance of first fatigue crack, ठीक है। तो ये आपका endurance limit क्लियर हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ये एसएम का है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका एसएम का, गेट पॉइंट ऑफ व्यू और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, ठीक है, तो आपको इसका कांसेप्ट पहले क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो एसएम का हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, एसएम का फॉर स्टील, ध्यान देना, स्टील इज अगेन फेरस मटेरियल, हम लोग उसके लिए कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये आपका स्टील है, फेरस मटेरियल है, ठीक है, यहाँ पे फटीग लोड आ रहा है, जो स्ट्रेस आएगा आपका हो गया, आपको फटीग स्ट्रेस हो गया, ठीक है, या आपका कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस हो गया, ठीक है। अगर ये हम लोग इसको कम लोड के लिए स्टार्टिंग में अगर हम लोग इसको कम लोड, सपोज नंबर ऑफ साइकिल कम रखना है, सपोज हम इसको 10⁻3 साइकिल चलाना चाहते हैं, 10⁻3 साइकिल, ठीक है, तो इट कैन सस्टेन हाई स्ट्रेस, ठीक है, ये हाई स्ट्रेस को ले सकता है कम साइकिल के लिए। बट व्हेन द नंबर ऑफ साइकिल विल इंक्रीज, अगर आपको और ज्यादा साइकिल तक चलाना है, 10⁻6 साइकिल हो गया, ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस है, ठीक है, मतलब ये हाई स्ट्रेस सस्टेन करेगा कम नंबर एन नंबर ऑफ साइकिल में, ठीक है ना। मतलब इफ द नंबर ऑफ साइकिल इज सपोज 10⁻3, देन इट कैन सस्टेन मोर स्ट्रेस। बट व्हेन द नंबर ऑफ साइकिल विल इंक्रीज, अगर आप उसको बहुत टाइम तक चलाना चाहते हैं उस कंपोनेंट को, ठीक है ना, देन व्हाट विल हैपन, ये लो स्ट्रेस में फेल हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये अब कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको वापस कैलकुलेट करने के लिए रोटेटिंग बीम मेथड है, ठीक है, उसमें टेस्ट स्पेसिमेन जो था उसमें लोड को क्या करेंगे, यहाँ पे लोड को हम लोग वेरी किए, इंक्रीज और डिक्रीज, लोड को वेरी करने से आपका बेंडिंग मोमेंट आपका क्या होगा, आएगा बेंडिंग मोमेंट क्या होगा आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है, ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट जो आपका आएगा बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है ना, ये बेंडिंग स्ट्रेस आपका क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा, ठीक है, when the bending moment will increase then bending stress will also increase, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम समझते हैं, इसमें ये जो आपका ग्राफ बना हुआ है ये लॉग ग्राफ बोलते हैं इसको, ठीक है, लॉग ग्राफ बोलते हैं। यहाँ पे सपोज हमको यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग पॉइंट 3 लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअल में 10⁻3 साइकिल है, ठीक है, और जब हम इसका लॉग बेस 10⁻3 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा 3। तो ये लॉग टेबल में हम लोग इसको शो किए। तो एसएन कर्व क्या होता है, आपको y एक्सिस में, ठीक है ना, जो आपको y एक्सिस में ये स्ट्रेस को प्लॉट करना है, स्ट्रेस इज प्लॉटेड अलोंग y एक्सिस, एंड जो आपका नंबर ऑफ साइकिल है, नंबर ऑफ साइकिल इज प्लॉटेड अलोंग x एक्सिस, ठीक है। तो फेलियर, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये पॉइंट है फेलियर पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फेलियर पॉइंट। मैंने अभी आपको बताया कि इफ द नंबर ऑफ साइकिल, इफ नंबर ऑफ साइकिल is less, then it can sustain, material can sustain high stress, ठीक है। आप 10⁻3 साइकिल तक चला रहे हैं इसको, तो वो हाई स्ट्रेस तक वो उसको बियर करेगा। सपोज मान लो ये 400 है, ये 400 न्यूटन पर एम स्क्वायर में आपका यहाँ पे मटेरियल क्या हो रहा है, यहाँ पे फेल हो रहा है व्हेन द नंबर ऑफ साइकिल इज लेस। बट व्हेन द नंबर ऑफ साइकिल विल इंक्रीज, आप उसको और नंबर ऑफ साइकिल बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, देन फॉर स्टील बाय टेस्टिंग एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, ये ग्राफ कैसा बन रहा है आपका, ये जो ग्राफ है आपको यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब व्हेन द नंबर ऑफ साइकिल विल इंक्रीज देन इट कैन सस्टेन, देन द स्ट्रेस विल बी रिड्यूस्ड, ये कम स्ट्रेस में फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये टेस्टिंग से आया है। तो इस ग्राफ में स्टील के लिए अगर आप देखेंगे तो स्टील में 10⁻6 साइकिल, ये एक्चुअली क्या है आपका 6 मतलब 10⁻6 साइकिल, आफ्टर 10⁻6 साइकिल ये ग्राफ आपका कांस्टेंट हो जाता है। तो
3 to 6 आपका ये डिक्रीज होगा एंड 6 के बाद आपका ये कांस्टेंट चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आ रही है आपकी, ठीक है ना, लॉग लॉग ड्रॉप में आफ्टर टेस्ट ऑफ 6 साइकिल, ठीक है, ये जो लिमिट आ रहा है इस लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्योरेंस लिमिट, ठीक है। तो एसएन का वो यही आपका है, एसएन का वो क्या बता रहा है, एसएन का फॉर स्टील, ध्यान देना फेरस मटेरियल के लिए आप is the graphical representation of stress amplitude, मतलब स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू जिसमें वो फेल होता है, ठीक है, वर्सेस द नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल। किसे किसे भी इस ग्राफ पे आपको ये स्ट्रेस एम्पलीट्यूड वर्सेस द नंबर ऑफ साइकिल, ठीक है, बिफोर द फटीग फेलियर ऑन अ लॉग ग्राफ पेपर, क्लियर। तो आफ्टर टेस्ट ऑफ 6 साइकिल क्या होगा आपका ये फॉर स्टील, ठीक है, टेस्ट करने में क्या बता रहा है कि ये जो लाइन आपका क्या मिल रहा है यहाँ पे कांस्टेंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो लिमिट है, ये जो लिमिट है इसको क्या बोलते हैं, एंड्योरेंस लिमिट स्ट्रेस, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कहां से, फ्रॉम द एसएन क्लास। तो नेक्स्ट क्लास वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नोच सेंसिटिविटी फैक्टर, ठीक है। ओके, थैंक यू।